बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आज का दिन आप सब के लिए कामयाबियों और ख़ुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। अगर हम तारीख़ के पन्ने अगर देखें तो 20वीं सदी की जो लड़ाई रही और जो मारा मारी रही पूरी दुनिया की आपस में, उसके पीछे जो एक वजह थी वो था तेल, ऑयल। इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और मतलब उसकी सबसे कीमती तेल को समझा जा रहा था। आज भी उसके लिए लड़ाइयाँ हैं, मगर इस सदी की जो लड़ाइयाँ होने वाली हैं वो पानी पे होने वाली हैं। जो नेक्स्ट गोल्ड जो है वो पानी है, और पानी के हवाले से तकरीबन सारे ही ममालिक में कुछ में जो है वो पानी का बहरान आ चुका कहीं ना कहीं, और कुछ जो है वो जिस तरह चल रहे हैं इसी तरह अगर चलते रहे तो पानी का बहरान का सामना करना पड़ सकता है। छोटे बड़े किसी भी मुल्क के लिए ये ख़ास तौर पे बात नहीं है। पूरी दुनिया में तकरीबन जितना पानी है उसका 97.5% पानी वो नमकीन पानी है जो समंदरों में है, और बाकी जो 2.5% जो पानी बचता है जो फ्रेश वाटर है उसका 70% पानी ग्लेशियर्स की शक्ल में जमा हुआ है। तो पीछे जो 30% पानी रह गया जो पीने के लिए, जो तकरीबन पूरे पानी का 0.007% पानी है, वो 7 अरब से ज़्यादा आबादी ने पीना है, उसे इस्तेमाल करना है। अब हो क्या रहा है कि हमारे जैसे जो कंट्रीज़ हैं जो जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, सीरिया, चाइना और ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे पानी जो है वो उस तरह मुयस्सर नहीं है जिस तरह होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हमारे यहाँ मतलब मौजूद ही नहीं है, पानी है हमारे पास, हम उस पानी की फराहमी जो है ना वो नहीं कर पा रहे। टोटल तकरीबन हर 6 में से एक शख्स, वो पूरी दुनिया में जो नंबर्स आते हैं उसमें हर 6 में से एक शख्स आलूदा पानी पी रहा है जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में पूरा हमारा सूबा सिंध, यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग पानी की वजह से मुतासिर हैं, साफ़ पानी ना होने की वजह से। आप जानते हैं कि हमारा जो जिस्म है उसका 60% हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है, और पानी हमारे लिए, चरिंद परिंद के लिए, हर चीज़ के लिए पानी कितना ज़रूरी है, और हम पानी को सेव नहीं कर पा रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमें बिल्कुल पानी पीने का साफ़ पानी मुहैया करती हैं, जिसमें मैं नाम लेना मेरे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पानी हमारे घर में आते हैं, जिनको हम मिनरल वाटर कहते हैं, वो बाहर की कंपनियां, अमेरिका कनाडा की कंपनियां, वो यहाँ पे आती, हमारा पानी उसको फ़िल्टर करती हैं और फिर हमें वो बड़ी अमाउंट में वो पानी बेचती, और हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम कितना ज़्यादा पैसा जो है वो इसके ऊपर ख़र्च कर रहे हैं, और कितनी बड़ी तादाद में हम प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं। ये सारा कुछ हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह, हमारे मुस्तकबिल के लिए कितना नुकसानदेह। और तो ये काम तो मतलब जो वो कर ही रहे हैं, हमारी रियासतें क्या कर रही हैं, हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं। यूरोप, मैक्सिमम कंट्रीज़ यूरोप में ऐसे हैं जो अपने टैप वाटर में मिनरल वाटर देते हैं, साफ़ पानी देते हैं पीने के लिए, कि आप नलका खोलें और पानी वहाँ से पी सकें। हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा जो है वो जो मिनरल वाटर के नाम पे हम पानी पीते हैं, ये भी एक फ़िल्टर्ड पैकिंग वाटर, कुछ इस तरह की जो है ना इबारतें इसके ऊपर लिखी होती हैं, जो कि मिनरल वाटर वो भी नहीं होता है। खैर, आज हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं कि पानी की सूरत हाल बेहतर हो सकती है हमारे यहाँ। क्या हमारे शहरी जितने भी हैं उन्हें पानी मुयस्सर हो सकता है? क्या हमारा भी पानी के ऊपर कोई हक है, या सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर है जो सिर्फ पैसे खर्च करते हैं और पानी आ जाता है? कराची में तकरीबन 204 नुस्खे जो हैं पानी के लिए गए। पीने के इनमें से बेहतरीन पानी चेक किया जाए तो उनमें से अल्लाह के हुक्म से 202 जो नुस्खे थे ना वो मुज़र सेहत जो है ना वो
इंकशाफ हुआ है उनका, जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पानी यहाँ भी पीने वाला नहीं है। हम देही इलाकों की बात क्या करें, हमारे बड़े बड़े शहर जो हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पानी की ये सूरत हाल है, पीने को पानी नहीं है, ज़मीन में पानी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर पानी जितना मर्जी आपने टैंकर के पैसे दें और आप 50 टैंकर जो है ना वो करवा लें, अपने खड़े करवा लें घर के बाहर। आप मतलब ये सूरत हाल, इससे हम कैसे निपट सकते हैं? मैं जनाब तारुफ कराऊंगा, हमारे साथ एक सीनियर पॉलिटिशियन मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के, अमानुल्लाह साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी तबीयत ठीक है? बेहतरीन सर। आप बड़ा बेहतरीन टॉपिक लिया आपने, दुखती रख पे कराची वालों और पाकिस्तान वालों के आपने हाथ रखा। बस ऐसा ही है, अब क्या करें? मतलब अरे दुनिया पानी के बारे में इतनी फिक्रमंद है और वो अपने शहरियों के बारे में कितनी फिक्रमंद है, और हम लोगों का क्या हाल है। कभी कभी तकलीफ़ होती है कि क्या इस मुश्किल से हमें कोई हल देने भी आएगा कि सिर्फ इस मुश्किल का फ़ायदा ही उठाया जाएगा? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि देखें, दुनिया में हवा के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो पानी है। बेशक। और किसी भी जानदार के लिए, कोई भी लिविंग थिंग्स, चाहे वो जानवर या इंसान हो, हवा के बाद पानी की बड़ी ज़रूरत है। और जैसे आपने अपने अभी थोड़ी देर में कहा कि आइंदा आने वाली लड़ाई होनी ही पानी पे। जी हाँ। और बिल्कुल हमारी लड़ाई कश्मीर के ऊपर नहीं होनी इंडिया से, हमारी लड़ाई होगी उसके साथ पानी में। बिल्कुल। और इंडिया ने हमें हमारा सारा पानी बंद किया, और इंडस वाटर जो था, जो ट्रीटी था, उसकी खिलाफ वर्जी की पाकिस्तान के लोगों ने, जिसमें हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने जाके इस तरह से हमारा केस इंटरनेशनल कोर्ट में प्लीड किया कि इंडिया को मौका मिल गया, उसने हमारा पानी बंद कर दिया। सर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मुझे बताएं, कराची में जो पानी नहीं है, जो हमारे जो बच्चे जो है ना प्यास से वो बुरा हाल है उनका, सिंध में ऐसे बहुत सी जगह आप भी जानते हैं, हज़ारों गांव हैं, क्या वो भी इंडिया ने किए हुए हैं? देखिए, वो तो अब मैंने आपको पिछला बैकग्राउंड बता रहा था कि पिछला अगर पानी आता, अब जो पानी आ रहा है उसमें हमारे यहाँ इस शहर में टैंकर माफिया, जैसे आपने कहा, एक्चुअली यहाँ हम बैठ के उनके ऊपर तो बात कर सकते हैं। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ जो है वो एक पीटीआई के सीनियर पॉलिटिशियन हलीम आदिल शेख साहब भी मौजूद होंगे, तो ज़रा एक तफसील से इस हवाले से बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं एक सिंध में पीने का आलूदा पानी जो एक संगीन मसला बन चुका है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अमानुल्लाह पराचा साहब, जो कि सीनियर पॉलिटिशियन है पाक मुस्लिम अलायंस के, और हमारे जो दूसरे मेहमान जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, ये सीनियर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इनका ताल्लुक़ है, हलीम आदिल शेख साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप माशाल्लाह बड़ा एक्टिव नज़र आते हैं हमें, जब भी जितने भी मसाइल होते हैं। तो मुझे ये बताइए हमें कि ये जो पीने का जो पानी है, ये इतना बड़ा मसला बना हुआ है, तो क्या ये भी कभी हल होगा हमारी ज़िंदगियों में? देखिए जी, मैं इस पे थोड़ी सी, आपको पता है कि शायद आज से 2-3 साल पहले भी इस पर हमने शो किया था और बैठे थे आपके साथ डिस्कशन किया था। ये इतना बड़ा मसला है कि इस साल भी 57,000 बच्चे गंदा पानी पीने मरे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट है, जनवरी में आई है। 57,000 बच्चे एक साल के अंदर गंदा पानी पीने जिनकी डेथ हुई। ये पूरी दुनिया में? पाकिस्तान में। और उसके अलावा जितना बीमारियाँ, कहते हैं ना जी, निगलेरिया आ गया, पता नहीं क्या सी, निगलेरिया इसलिए आता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट शामिल होता है, हैवी मेटल्स होते हैं, जिससे मर जाता है। मैं पहले कंटेमिनेशन पे आता हूँ, फिर मैं पानी की मैं आ चूँकि मैंने इस पर बहुत काम किया है। 2012 से मैं काम कर रहा हूँ। 2013 में मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। पिछले हफ्ते मुझे हाई कोर्ट ने कहा कि अब आप, सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि कमीशन बना दिया, अब उसका हिस्सा बन जाए। तो वो जस्टिस अमीर मुस्लिम हानी का जो कमीशन है, इंशाल्लाह, पहले भी मैं, जब वो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन था जस्टिस कलोड़ो का, मैं उसमें भी पेश हुआ था, और अब मैं इंशाल्लाह इस कमीशन में, जो कि रिजॉल्व करने के लिए क्या होना है। अलमिया में थोड़ा सा सिंध की बात कर लेता हूँ कि पहले के जी सिंध में किस तरीके से, मतलब आसान अल्फाज में कहना चाहिए कि ये हुक्मरान गटर का पानी पिला रहे हैं हमें, आपको सबको। हम तो शायद ये मिनरल वाटर आ चुका हो, लेकिन लोगों के घरों में मिनरल नहीं है सर,
देखिए ये इसके अंदर ही लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली को गालिब ये ख्याल हाँ, अच्छा ये है, अच्छा है इस तो हवाले से। लेकिन बहुत सारे लोग तो टैप वाटर पीते हैं, नलके से पीते हैं। ये बच्चे मर गए, डायरिया हो गया, किडनीज फेल हो गए, हेपेटाइटिस, कैंसर, ये सारी बीमारियां इस गंदे पानी की वजह से होती हैं। अब इशू देखें आप, सक्खर में सारा सक्खर का गंदा पानी, गटरों का पानी जाता है। एक रोडी में एक तालाब है, कुरैशी कॉलोनी में है, उनमें जाता है और वहीं से उठा के पानी वो पी रहे होते हैं। मतलब डायरेक्ट गटर लाइन जा रही है और पी रहे हैं। अब आगे आ जाए शिकारपुर शहर का, मैं चंद शहरों का बता रहा हूँ, पूरा शहर लेकिन मेरी टिप्स के ऊपर है पूरा सिंध। शिकारपुर में आ जाए, सिंधवा में और बिगारी शाख के अंदर वो सारा गटर डालते हैं और वही पी रहे होते हैं। लाड़काना अरबों रुपए, 90 अरब रुपए मिलते हैं डेवलपमेंट के लिए। लाड़काना का टोटल गटर मशोरी पंप की तरफ वहाँ से राइस कनाल में, और वही राइस कनाल से उठा के पीते हैं। दादू में MNV ड्रेन में जाता है, मंचर झील तबाह हो गई, हमल झील तबाह हो गई। हैदराबाद का सारा गटर फुलेली में और फुलेली से उठा के पीते हैं। अब आ जाए कराची पे, जहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं। कराची में पानी निकल रहा है, हमारे पास 2 सोर्सेज है पानी की, एक है हब डैम और एक है किंजर झील। हब डैम से आता है, पहाड़ों में बारिशों का पानी आता है, बरानी पानी आता है, वो इकट्ठा होकर पहाड़ों से डैम में इकट्ठा हो जाता है, और जब उसके बाद यूज़ करते हैं उसको हम। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग है, 4-4 साल बारिशें नहीं होती। आप अक्सर पढ़ते होंगे हब डैम का इतना नीचे हो गया, नीचे हो गया, खुश्क हो गया। तकरीबन 65% जो है वो दरिया किंजर से, दरिया सिंध का पानी है किंजर में, और 35% यहाँ से आता है। इस पे तो डिपेंडेंट हो नहीं सकते, जो हालात है ग्लोबल वार्मिंग के, कि बारिश हो ना हो, हम डिपेंड नहीं कर सकते कि पक्की सोर्स है हमारी। अल्लाह ना करे बारिशें ना हो, जो हो रहा है आजकल, हब डैम ख़त्म हो जाए, किंजर को मंचर हमारे, और एक सामने मौजूद है ना कि मंचर हमारी गंदे पानी से तबाह हो गई, आज जहरीली हो गई है। पीना तो दरकिनार, मछेरे के लिए भी कुछ नहीं है, फिशरमैन के लिए भी। किंजर में पानी आता है, कलरी बघार फीडर कोटरी वहाँ से निकलती है, अलमंजर पंप से, हैदराबाद से। जैसे वो निकलती है, पूरा जमशोरों का, कोटरी का, जितना डोमेस्टिक वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट मैं आपको बता दूं आपके देखने वालों को कि गटरों का पानी, डोमेस्टिक कम कहते हैं, गटर जो आपके गटर से जाता है, वो सारी गटर लाइनें उसमें, उससे कोटरी से सारा गटर लाइनें हैदराबाद की उसमें शामिल हुई। आगे आ गए, इंडस्ट्रियल स्टेट है कोटरी की, तकरीबन 100 से इंडस्ट्रीज है, उसका टोटल केमिकल ज़दा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो टोटल आगे कलरी बघार फीडर में। 2011 में चीफ जस्टिस पुराने ने सोमोटो एक्शन लिया है, केस में कहा कि जी वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाओ, ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ। गो की जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए, स्टेट वालों की होनी चाहिए। उन्होंने फिल्टर प्लांट गवर्नमेंट के पास से लगा, सॉरी ट्रीटमेंट प्लांट। 74 करोड़ मंजूर हुए, 94 करोड़ खर्च हुए। 2013 में जिस दिन ऑन होता है दूसरे दिन बस्ट हो जाता है। उसके बाद कायम अली शाह साहब ने मजीद 6 करोड़ दे दिया, अभी चला है पिछले दिनों, लेकिन उससे भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है। वो सारा गंदा पानी आगे नूरियाबाद में अराउंड 68 एज है वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, वहाँ का सारा पानी, एक डैम बनाया गया था अरबाब साहब के ज़माने में, अरबाब रहीम के ज़माने में बना था, जो कि इरीगेशन के लिए था कि जी बारानी पानी आकर रुके और लोग यहाँ ज़मीनों में वाटर लेवल ऊपर आए। टोटल उन्होंने भी गनीमत जान के उस डैम में गटर छोड़ दिए सारे। जब पीछे बारिश आती है पूरा वो जाके किंजर में चला जाता है। किंजर हमारी डिप्लीट हो रही है, कंटामिनेटेड वाटर, ये जो है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट सारा उसमें आ रहा है। और कराची में 91% लोग जो हैं वो जहरीला और गटर का पानी पी रहे हैं, और जिसकी वजह से ये बीमारियां सब कुछ हैं। अब आ जाएं कि हब डैम से ख़त्म हो सकता है, किंजर तबाह हो सकती है। सोर्स कौन सी है हमारे पास? वी डोंट हैव एनी सोर्स। उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर हमारे पास ठीक है नहीं, समंदर से हम RO प्लांट्स लगाएं अलग करें। मतलब कराची में पीने का पानी नहीं है, और जो है वो गटर का पानी है, वो केमिकल ज़्यादा पानी है, जो बीमारियों का बाइस पानी है। और आज सुप्रीम कोर्ट भी लगा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ अल्लाह माफ़ करे, बहुत बड़ा बुहरान मुझे नज़र आ रहा है। मैं एक इंसान की हैसियत से ज़ाती तौर पे कई साल से इसकी जंग लड़ रहा हूँ, मेरी टिप्स पे है, आप पूरा सुने, मैं हर सिंध के हर शहर का बता दूँगा। नहीं बेशक, हमें आपने बता रहा हूँ आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया कि ये सूरत हाल है और यह इस वजह से हमें इन मसाइल का सामना है। ये अमानुल्लाह साहब से भी बात करते हैं इस हवाले से। इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है मुझे, कि आखिर इन मसाइल को कोई हल करने वाला भी आएगा या सिर्फ इनसे फ़ायदा ही उठाने वाले आएंगे लोग? कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। पीने का आलूदा पानी एक संगीन मसला, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से। वक्फे से पहले हलीम आदिल शेख साहब ने तफसील से वो सारा नक्शा हमारे सामने खींचा
कि ये वजह है और यहाँ से पानी जो है वो आ रहा है और आइंदा भी क्या सूरत हाल रहेगी, उन्होंने सारा तफसील से बता दिया। अमानुल्लाह खान प्राजा साहब, सर आप ये बताइए कि ये जितनी भी सूरत हाल नज़र आई है, इन जितने मसाइल का सामना है, इनको हल कौन करेगा? क्या ये आपने और मैंने करने हैं हल, या हमारे जो सरबराह हैं वो इन लोगों ने हल करने हैं, या कोई बाहर से किसी ताकत ने आना है, या फिर हमने जाए नमाज पे बैठ के दुआएं करनी कि अल्लाह मियाँ हल कर दे? तो किस तरह आप समझते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये हुकूमत का काम होता है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने मुल्क के शहरियों को जो है वो साफ़ पानी दे। पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे हुकूमत इन्वॉल्व ना आती हो पानी के लिए। पानी का एक मसला बड़ा गंभीर मसला है कराची के अंदर ख़ास तौर पे, सिंध में ख़ास तौर पे, कि यहाँ पर जो है इतना गंदा पानी है कि जैसे अलीम भाई ने बताया आपके सामने कि हर जगह से गटर का पानी मिक्स होके आपके पानी की लाइनों में आ रहा है और आप पी रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है? हेपेटाइटिस सी जो सबसे बड़ी गंदी भयानक बीमारी है, सैकड़ों हज़ारों अफराद इस पर मर गए। अब जैसे आप 1.1 बिलियन गैलन्स पर डे की रिक्वायरमेंट है कराची को, हमें मिल कितना रहा है? 5.5 बिलियन गैलन पर डे मिल रहा है। अब ये कहाँ से, इसको कैसे पूरा करेंगे? वो यहाँ पे ये नहीं है कि पानी नहीं है, पानी मौजूद है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा टैंकर माफिया है, पानी की कंपनियाँ हैं, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड है, ये तीनों के तीनों बेईमान हैं। ये तीनों के तीनों हम आपके सामने, अभी आप चले जाएँ फेज़ 8 के अंदर, रात को टैंकर लगे होते हैं, समंदरी पानी लेते हैं। वो समंदर का किनारे का पानी जो कि वैसे ही पोल्यूटेड है, ऐसी भी उसमें इंडस्ट्रियल फजला सारा शामिल है, शहर भर का सारा गंद उसमें शामिल है, वो लेते हैं तो मिक्सिंग करते हैं, मिक्स करके पानी को बांटा जाता है। जब और ये जो पानी, जो कंपनियां पानी हमें दे रही हैं, जो पहले एलीट क्लास को इंट्रोड्यूस कराया गया, फिर अब वो स्टेटस सिंबल बन गया कि स्टेटस का कि भाई मिनरल वाटर रखा हुआ है, तो अब गरीब आदमी तो नहीं ले सकता वो पानी को, कैसे उसको हल करेंगे? ये जो पानी ये भी कुओं से लिया गया, उसको प्रोसेस कर लिया गया। हल करने के लिए सिर्फ, और जब आपने सवाल किया, हुकूमत का काम है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर क्या समंदर के पानी के ऊपर डिसलिनेशन प्लांट नहीं लगाए गए? 22 बाई प्रोडक्ट बनते हैं डिसलिनेशन प्लांट्स के, बिजली के अलावा हाइड्रो कई प्रोडक्ट्स के अलावा लास्ट और फाइनल प्रोडक्ट जो बचता है आखिरी, वो आप उसको जो डाइट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, यानी जितने भी मुर्गियाँ वगैरह उनको ये डाइट देने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया में पैदा होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें 2011 में भी इसके ऊपर काम करने की कोशिश की गई, ठीक है, उस वक्त एक और हुकूमत थी, अभी एक और हुकूमत है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम पिछले ये दोनों पार्टीज़ जो हैं, जो हमारे ऊपर बारी बारी जो है वो हुकूमत कर रही हैं आगे, ये तो पिछले तकरीबन कोई 15-20 साल से मेरा नहीं ख्याल कि हमें एक दफ़ा भी संजीदा नज़र आई है इस मसले को हल करने के हवाले से। तो क्या आइंदा भी ये हमें इनसे कोई उम्मीद लगानी चाहिए या क्या करना चाहिए? मैं तो इसके हल की तरफ आ रहा हूँ। या तो हम हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठ जाए ना कि जनाब ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, हो ही जाएगा कभी ना कभी, जो बच गया सो बच गया, जो मर गया तो मर गया, तो या फिर हम कोई इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, एक बात सीधी सीधी है, इस तरह से मुल्क की पॉलिसी बनती है, शहरियों के लिए पॉलिसी बनती है, तो बड़ी बदकिस्मती के साथ आपको कहना पड़ता है। आप देख रहे हो कि 1% जो क्लास है उसके पास इस मुल्क की सियासत और वेल्थ, दौलत और सियासत दोनों उसके कंट्रोल में है। 99% जो लोग हैं उनके लिए पॉलिसी बनाई ही नहीं जाती, वो जिंदाबाद और मुर्दाबाद के अंदर मर जाते हैं। अब किसी भी मुल्क में ले ले, कहीं अगर वो रोड बनती है, सबसे पहले साइकिलिस्ट और जो पैदल चलने वालों के लिए जगह बनाई जाती है। हमारे मुल्क में जब पॉलिसी बनाते हैं, ये 1% लोग इन 99% को ख्याल लाते ही नहीं है। जब तक इनकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी, ये कोई भी डिपार्टमेंट ठीक नहीं हो सकता। इनकी पार्टिसिपेशन तो लाई नहीं जाती, वही 1% लेके पूरे मुल्क पे छाए हुए हैं। सियासत भी उनके हाथ में है, वेल्थ भी उनके हाथ में है, ब्यूरोक्रेसी भी उनके हाथ में है, सारा कुछ तो आवाम के पास क्या है। तो ज़रूरी हो गया ना, अगर आपने ये लोग इसमें शामिल होंगे, पॉलिसीज उनके लिए बनेंगी, तो मुल्क के अंदर बेहतरी आ सकती है। तो हुकूमत तैयारी नहीं है और ना होगी। जो आप कह रहे हैं कि क्या बेहतरी आएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। बार बार 71 साल से आप आजमा रहे हो,
ठीक ये तब्दीली जो है वो इस तरह नहीं होती कि आप अल्फाज से बोलेंगे। ये उस वक्त तब्दीली आ सकती है जब आप 99% लोगों के लिए पॉलिसीज बनाएंगे और इनको बिल्कुल खुद सही। निकलना पड़ेगा। ठीक है सर, हलीम भाई आप बताइए ज़रा, जैसे उन्होंने कहा कि 1% जो लोग हैं जिनके पास ताकत और दौलत है, सिर्फ उन्हीं के लिए पॉलिसीज़ बनती हैं, जो 99% लोग जो हैं उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा, और 1971 से ऐसा अभी तक कोई मुमकिन नहीं है। तो एक आप लोगों की जमात जो है वो एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, मगर आवाम उसे बार बार जो है वो बहुत सी जगहों पर रिफ्यूज़ करती हुई नज़र आ रही है। उस तरह आवाम के हाथ में जब फैसला आता है तो वो इन दी एंड रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे होते। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास कानून बने हुए हैं सारे। इशू ये है कि उन कवानीन पे हुकूमतें वक्त जो हुआ करती हैं वो इम्प्लीमेंट करा रही होती हैं। कवानीन बनाना से ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट हम करते हैं या हम नहीं करते, वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हुकूमतें जो बनती हैं, जब वो अपनी ज़ात के लिए सोचती हैं, सिर्फ़ अपनी ज़ात, अपना ख़ानदान, अपनी पार्टी, अपने लोगों के लिए सोचती हैं, तो फिर आम आदमी जो है उसके साथ यही होता है जो कि हो रहा होता है। अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये सारा कुछ आप दोबारा से मुझे बताएंगे। एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, ताज़ा तरीन खबरों से आगाह करना है हमने आवाम को। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आर्ट के हवाले से। दुनिया में ऐसी कौमों की बड़ी कदर की जाती है जो अपनी सकाफ़त को हमेशा ज़िंदा रखते हैं। सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो है आर्ट। आर्ट के ज़रिए सकाफ़त को ज़िंदा रखा जाता है और आप अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, बाकी दुनिया तक पहुंचाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये हमारा कल्चर है और ये हमारी मजबूत जड़ें हैं। अच्छा, आर्ट के हवाले से या तो आर्ट को प्रमोट करने के लिए या तो जो आर्ट पे काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, या तो उनको अप्रिशिएट किया जाता है। और वो अप्रिशिएट कौन करते हैं? जो आर्ट की कदर करते हैं, या जो आर्ट जानते हैं या आर्ट की कदर करते हैं। अगर इन दो लोगों के अलावा जो तीसरे लोग होते हैं, उनके लिए सिर्फ कागज़ होते हैं और उनके ऊपर लकीरें होती हैं, रंग होते हैं, तीसरे की और वजह नज़र नहीं आती। तो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने आर्ट के हवाले से बड़ा काम किया, और हमारा जो कल्चर है आज उन्हीं की वजह से, वो जो भी है, जो उन्हीं लोगों की वजह से आज पूरी दुनिया में मौजूद है और एक अलग नौइयत से और बड़े एक बेहतरीन अंदाज से पहचाना जाता है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, ये क्रिसेंट आर्ट गैलरी से इन मेहमानों का ताल्लुक़ है, जो कि तसद्दुक़ सुहेल एक बहुत ही एक फेमस आर्टिस्ट है। उनका जो काम है उसके हवाले से एक आर्ट गैलरी का एक सिलसिला जो है वो बनाया गया है ताकि लोगों की पहुंच तक उनका आर्ट जो है वो जा सके, और जो भी यहाँ से एक बेनिफिट लिया जाए, जो एक अर्निंग होगी, वो एक चैरिटी के काम में उसको लगाया जाए। तो मैं सबसे पहले तारुफ करूँगा, हमारे साथ मौजूद है CEO क्रिसेंट आर्ट गैलरी जनाब नासिर जावेद साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ग्रेट। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और ये आर्ट के बड़े कदरदान हैं, सरदार नज़ाकत साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं, ये भी हैं, मेंबर हैं क्रिसेंट आर्ट गैलरी के, चित्रा प्रीतम साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। सर ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल, माशाल्लाह। सब खैरियत है। सर ये तसद्दुक़ सुहेल साहब, इनके हवाले से जो इनके शाहकार हैं वो आप एग्जिबिट करना चाह रहे हैं, तो ये क्यों आपको एक ज़रूरत महसूस हुई? थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। देखिए, मैंने ये फील ये हुआ कि मैंने बहुत अरसा पहले कुछ दुनिया में आर्ट को, जब मैं दुनिया को देखा कि आर्ट दुनिया में बहुत दिलचस्पी आर्ट पे रखते हैं, तो मुझे अपने मुल्क में बहुत थोड़ी सी कम फीलिंग हुई कि हमारे आर्ट को इतना प्रमोट नहीं किया जाता जितना हमें सेफ करना है, ख्याल करना है, तो इतना ज़्यादा हम लोगों ने किया नहीं है। तो उससे मेरी दिलचस्पी भरी तसद्दुक़ सुहेल और अदर आर्टिस्ट। तो तसद्दुक़ सुहेल अब दुनिया में नहीं है, अक्टूबर 2 को वो दुनिया से चले गए, तो इतना ज़्यादा इनकी कदर की नहीं गई लाइफ के अंदर। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना हम इनको, अपने आर्टिस्ट को, लोगों को दिलाएं कि हमारे आर्टिस्ट बहुत
अजीम होते हैं जिनका हमें ख्याल रखना है अब भी और बाद में भी। तो इसलिए मेरे पास इनकी कलेक्शन है, मैं 2003 से इनकी कलेक्शन कर रहा हूँ पेंटिंग्स की। तो अब मैंने सोचा कि मैं इनकी पेंटिंग को नुमाइश करूँ, लोगों को दिखलाऊँ कि आर्ट क्या होता है, और जो आर्ट लवर हैं उनको पता होना चाहिए कि हम लोग के लिए आर्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए। तो इसलिए मैंने एक नुमाइश का ये 17 फरवरी को मैरियट में प्लान किया है कि हम इसको अपने दोस्तों को, सब जो आर्ट लवर हैं वो आएँ और देखें। तो इसलिए मैंने तसद्दुक़ सेल के ऊपर किया है। बिल्कुल सर नज़ाकत साहब, आप क्योंकि एक सियासी जमात से वाबस्ता हैं, ये बताइए कि जो हुकूमत होती है उसका कितना किरदार होता है एक मतलब इस तरह कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए और बाकी दुनिया तक उसे प्रमोट करने के लिए, उसका क्या कैरेक्टर होता है इसमें? देखिए फ़हीम, मैं आपके सवाल से पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब नासिर जावेद साहब का कि इन्होंने तसद्दुक़ सोहेल साहब की ज़िंदगी के अंदर उनके साथ जो अटैचमेंट थी नासिर जावेद साहब की और तसद्दुक़ सोहेल साहब की जो आपस में अटैचमेंट थी, और जिस तरह इन्होंने ज़िंदगी में उनके साथ एक वक्त गुजारा, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनका कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ क्रिसेंट आर्ट गैलरी को और नासिर जावेद साहब को कि आज वो तसद्दुक़ सोहेल जो आज इस दुनिया में नहीं है, इतने बड़े आर्टिस्ट थे कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम जाना जाता है। वो ड्यूअल नेशनलिटी थी उनकी, वो बरतानिया के नेशनल भी थे, पाकिस्तानी भी थे, लेकिन जो उनका काम है पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया की जो बेहतरीन गैलरीज़ हैं उनमें तसद्दुक़ सोहेल साहब की पेंटिंग वहाँ पे मौजूद है। ये 17 जनवरी को ये जो एक 100 पेंटिंग का जो नुमाइश करने जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबा सिंध की जो गवर्नमेंट है उसमें हमारे जो रेलिवेंट मिनिस्टर हैं, कल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया कि हम तसद्दुक़ सोहेल साहब के हवाले से उनकी ज़िंदगी को उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए जो हमारा नेशनल म्यूज़ियम है उसमें हम उनके हवाले से एक गैलरी बनाएंगे, गवर्नमेंट गैलरी बनाएगी और गवर्नमेंट उसको ऑन करेगी। तसद्दुक़ सोहेल और ये जितने हमारे जैसे चित्रा प्रीतम साहब बैठे हुए हैं, ये इस तरह के जो लोग हैं ये पाकिस्तान का सरमाया है। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान के लोग ना कि सिर्फ हुकूमती सतह पे, मैं कहता हूँ कि आम शहरी की हैसियत से, चाहे किसी भी मुकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, जब तक अपने आर्टिस्ट का, जब तक अपने लोगों का, अपने फ़नकारों का कदर नहीं करेंगे तो ये कौम आगे नहीं जा सकती। आज यकीनन हमें बड़ी खुशी है कि जिस तरह ये इन्होंने 100 पेंटिंग वहाँ पे ये नुमाइश के लिए रख रहे हैं, और हैरानगी की बात है मेरे लिए बिलखुसूस और बिलअमूम पूरे पाकिस्तानियों के लिए कि जो अर्निंग होगी वहाँ पे, जो पेंटिंग ऑक्शन होंगी, उनकी जो भी अर्निंग होगी वो 2 हॉस्पिटल SIUT और इंडस हॉस्पिटल जो कराची में है उनको ये चैरिटी करेंगे। तो ये यकीनन हमारे लिए बहुत कदर की बात है, खुशी की बात है कि ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, चाहे सूबाई गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट है, कि बढ़ चढ़ के तसद्दुक़ सोहेल साहब के हवाले से और इनकी मदद के लिए हम तैयार हैं। मैं बिल्कुल इनके साथ बैठा हुआ हूँ। हमारी रेलिवेंट मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग्स डे टू डे हो रही हैं, और ये जो नुमाइश हो रही है 17 तारीख को, इसको हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़वातीन विंग की प्रेसिडेंट अदी फरियाल साहिबा वो उसका इफ्तिताह करेंगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फ़हीम के हम इनके साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इनके साथ खड़ी है। और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बियाह पे मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि नासिर जावेद साहब और इनकी पूरी टीम के साथ हम शाना बशाना काम करेंगे। बिल्कुल सही हो गया। चित्रा प्रीतम साहब, सर ये बताइए क्रिसेंट आर्ट गैलरी ये मतलब कब से काम कर रही है और एक्चुअली क्या काम कर रही है, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। असल में नासिर जावेद साहब तो एक टाइम से काम कर रहे हैं और काफ़ी वक्त लगाया है इन्होंने, और तसद्दुक़ सोहेल नहीं और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको अपने साथ जोड़े रखा, और शुरू से ही इनको आर्ट का और एक अंदर एक जज्बा था कि फ़नकार और फ़न को प्रमोट करने के लिए इन्होंने अपनी ग्रां खिदमात पेश की हैं, और एक टाइम से इन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की। तो हमारे मुल्क के जो नामवर मुसव्विर हैं उनका भी, और इस तरह आर्टिस्ट को जो है बुनियादी तौर पे देखा जाए तो हमारे मुआशरे में आज से पहले इस तरह वो वैल्यू नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दुनिया अब ज़ाहिर है कि एक सिमट के आपको एक जो चीज़ें आप देख रहे हैं नेट पे और टीवी पे और ग्लोबली, तो उसको जो है बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं
लेकिन दुनिया में इम्प्रेशनिस्ट पेंटर हैं या दुनिया में जितने भी पेंटर्स हैं, उन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया और वो पहचान बनते हैं। हमारे मुल्क के नामवर मुसव्विर हैं और तसद्दुक़ सोहेल साहब एक लेजेंड है। उन्होंने काफ़ी काम किया, इंग्लैंड में भी किया और हमारे मुल्क में भी किया, और उसके चाहने वाले बहुत सारे हमारे मुल्क में हैं। और हमारे मुल्क में आज वो हाल नहीं है। आज हमारा फ़नकार खुशहाल है और वो अच्छी ज़िंदगी भी बसर कर रहा है। और ये सब हमारे माशरे के वो लोग और किरदार हैं जिन्होंने दुनिया देखी और हमारे आर्टिस्टों की और फ़नकारों की कदर की। और फ़न और फ़नकार, उसका सबसे मेन प्रॉब्लम यही होता है कि उसको वक्त और टाइम के साथ और अपने ही टाइम में उसकी कदर की जाए तो वो आगे बढ़ता है। ऐसा ही सिर्फ एक फनकार जो होता है, मैं एक अदाकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें मुसव्विर भी हैं, जो आर्ट से काम करने वाला, उसे सारी चीज़ों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो चीज़ उसे चाहिए होती है वो होती है एप्रिसिएशन, कि उसके काम की कदर की जाए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे कि आर्ट जो है वो किसी भी सोसाइटी के लिए क्यों इतना ज़रूरी होता है और इसकी कितनी अहमियत होती है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। आर्ट के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से। चित्रा प्रीतम साहब से बात हो रही थी वक्फे से पहले, जो कि ख़ुद एक आला पाए के मुसव्विर भी हैं। अच्छा चित्रा साहब, एक चीज़ और बताइए, आप ये बताइए कि सोसाइटी में आर्ट की क्या इम्पोर्टेंस होती है किसी भी मुआशरे के लिए? जो आर्ट जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? आर्ट इतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे आप खाना खाते हैं और उसकी एनर्जी आपकी बॉडी का हिस्सा बनती है। इसी तरीके से आर्ट जो है वो आपकी रूह की ग़िज़ा है, इंसान को वहशीपन से निकाल के इंसानियत में कन्वर्ट करता है। वाह वाह। असल में आर्ट तो है ये चीज़ कि आप सुबह उठते हैं, पेंटिंग्स देखते हैं, फीलिंग्स देखते हैं, एहसास, टाइम और अपना कल्चर, अपने इर्द गिर्द का माहौल। अफसाना क्या है? कहानी, अपनी गिर्द की कहानी आपको अच्छी लगती है। अगर आप दूसरी जगह की कहानी पढ़ेंगे तो वो ट्रांसलेशन जो है वो आपको अपने अदब से दूर कर देती है। फीलिंग्स तो उसमें भी है, लेकिन अब जैसे वैन गॉग, गोगेन, सीज़ैन, मातीस, इन्होंने जो काम किया, अपने ही मुल्क के मंज़र पेंट किए। मैंने अपने मुल्क के मंज़र पेंट किए। मैं तो चाहता था कि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूं और पाकिस्तान को मैं प्रेजेंट करूं, क्योंकि दुनिया में इम्प्रेशनिस्ट पेंटर जितना भी काम करते हैं, किया है, वो मिसाल बने हैं। आज अगर हिस्ट्री में देखा जाएगा तो मेरा नाम भी उसी तरह लिया और समझा जाएगा, क्योंकि मैं 35-40 साल से सिर्फ आर्ट ही कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। अच्छा, आपके काम में मैंने देखा आप पानी से बड़ा मुतासिर हैं और उसके साथ साथ जो हमारी देही ज़िंदगी है वो नज़र आती है आपके काम में। मॉडर्न पेंटर टर्नर का काम है या मोने का है, उन्होंने अपने मुल्क के सी को किया, तो मैंने अपने ही फिशरीज़ को किया, कराची को किया। कराची में मैं जब आया तो मुझे कराची से बहुत मोहब्बत और उनसियत थी कि इस शहर में मैंने जो नशे व फराज देखे और जो वक्त और हालात और तही दामा बेयारो मददगार इस शहर ने मुझे सीने से लगाया, तो मेरे पास इसको लौटाने के लिए कुछ नहीं था सिवाय सीस्केप, लैंडस्केप और वो मंज़र जो कराची से रिलेट थे, उनको मैंने पेंट किया और उसको अपनी पहचान बनाया। बिल्कुल, ये एक फ़नकार ही कर सकता है कि बग़ैर अल्फाज के, बग़ैर किसी ज़बान के, सिर्फ एक रंगों के ज़रिए आप अपने पैगामात, अपने एहसासात, अपने जज्बात वो दूसरों तक पहुंचा सकें। जनाब सर, आप मुझे ये बताइए कि एक जैसे तसद्दुक़ सोहेल साहब का जो काम है वो किस तरह इकट्ठा करना कितना आपके लिए वो मुश्किल हुआ, और मतलब क्या आपको जो है चीज़ों का सामना करना पड़ा? सर देखें, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपकी दिलचस्पी जब बढ़ती है ना, जब आपकी दिलचस्पी बढ़ती है किसी चीज़ के ऊपर, तो फिर आपको मुश्किल कोई नहीं लगती। तो मैं 2003 से, क्योंकि मेरे नेबर थे, मेरे ऑफिस के सामने इनका घर था,
तो जब इनका स्टाइल था एक मेरे पास आना और मुझे इन पे और ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ना शुरू की कि इनके काम में बहुत ही एक डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं। आप इनके फ़ैन भी हैं? बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ कि मैंने आखिरी दिनों में इनके साथ काफ़ी हॉस्पिटल में मैं रहा, जब ये दुनिया से गया तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि इनके साथ मैं इनको सेव कर सकें, हम सब मिलके दोस्त। तो आर्ट के ऊपर इनका जब काम मैं देखता था तो ये जानवर बनाते, जंगल बनाते, हाथी बनाते, तो नेचुरल चीज़ें इसके अंदर जो वो पेश करते थे बाहर की दुनिया की, जैसे जंगल में क्या क्या होता है, कैसे हाथी, कैसे पानी, फिश, ये चीज़ें इनकी बनाई। तो मेरी दिलचस्पी इन पे डे बाई डे देखें, ये बुक के ऊपर भी आप अगर देखें इनकी जो बुक बनने जा रही है तो इस पर भी देखें पूरे जानवर, जी जी जी, छोटी छोटी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इन लोगों ने वो इसको इन लोगों ने जो पेंट करते थे तसद्दुक़ सोहेल साहब, तो आप पीछे भी देखें तो इनके आपको पूरी जो कि हर आदमी ने इनको वो नहीं किया, इसको जिसे कहते हैं कि जानवरों को बहुत कम लोगों ने पेंट किया है, जी, जी, रियल जी। जानवर्स को, जानवरों से इनको बहुत ज़्यादा वो एक बैक साइड पे भी इसके देखें, दूसरी साइड पे तो बहुत ज़्यादा इन्होंने उसको जानवरों को कवर किया। तो मुझे इस तरह नेचुरल पे इनका जंगल के ऊपर जो है कि हर आदमी नहीं करते थे यहाँ पर, तो मुझे ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी पेंटिंग में ख़रीदता रहा। ये ख़ुद भी आके पेंटिंग देते थे ये, और गैलरी वाले भी मुझे सेल करते थे। तो मेरी दिलचस्पी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं इकट्ठी करता रह गया इनकी पेंटिंग, तो पता ही नहीं चला कि मेरे पास मोर देन 100 पेंटिंग्स हो गई हैं। तो इसीलिए मैं अब ये नुमाइश जो करने जा रहा हूँ कि इनका काम लोग देखें कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत की है सोहेल साहब ने, कि लोगों को क्या क्या यादें अपनी छोड़ के गए हैं। मेरे पास एक पेंटिंग ऐसी बना के गए ये मुझे आखिरी दिनों में देखे गए कि जिस आने वाले सालों में जो हमारे पास पानी शॉर्ट होने वाला है वो उसमें अपना मंज़र पेश करके चले गए कि आने वाले 100 साल बाद भी हमें ये प्रॉब्लम होने जा रही है। तो पेंटिंग्स बोलती हैं, ख़ुद कहती हैं कि मैं आने वाले दिनों में क्या होना है। तो सिर्फ समझने की देर है और पढ़ने की देर है। अगर आर्ट को आप पढ़ जाएंगे और समझ जाएंगे तो बहुत कुछ हर पेंटिंग में कुछ न कुछ उसके अंदर से निकलता है। तो इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं इनकी पेंटिंग मेरे पास है और बहुत सारे लोगों के पास और भी हैं। और हम भी बड़े खुश हैं कि आप इस हवाले से काम कर रहे हैं और एक आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, और एक्चुअली एक जो एक लेजेंडरी जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके लिए काम कर रहे हैं आप। लोगों के सामने उनका काम वैसे तो सब जानते हैं, मगर जिन लोगों तक वो काम नहीं पहुंच सका था उन तक भी पहुंचा रहे हैं, और इनडायरेक्टली वो उसी काम के ज़रिए आप आम आवाम की खिदमत करना चाह रहे हैं चैरिटी के ज़रिए। सर एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, मुनीब बंगश बात कर रहा हूँ हमदू से। मुनीब साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल खैरियत है, आप सब खैरियत से हैं, और शुक्र। सब मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को भी और आपको भी खुसूसी तौर पर सलाम पेश करते हैं। मैं वालेकुम बहुत सलाम। मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा जी, जी। कि आज का जो टॉपिक है आर्ट के हवाले से यकीनन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने कहा कि पाकिस्तान का आर्ट जो है, पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, इंटरनेशनल सतह पे हमारी एक पहचान है और हम फख्र करते हैं इस बात पे। मैं मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरह की दीगर शोबों में जो मोबिलाइजेशन होती है उस तरह से जिस तरह हमारी तालीम पे, सेहत पे, दूसरे शोबों पे होती है, उस तरह तवज्जो हुकूमती सतह पर आर्ट प्रमोशन के लिए नहीं दी गई। हालांकि वो आर्ट ही वो शोबा है जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज को उजागर करता है। तो मेरी इस्तदा ये है साहिब इक़्तिदारान से भी, और जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए ये हमारे करीम हैं आर्ट दुनिया के, तो मैं कहता हूँ कि अवेयरनेस जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रास रूट लेवल पर इसकी मोबिलाइजेशन की जाए, इसके लिए तरबियती सेशंस, पब्लिक को एक अवेयरनेस दी जाए ताकि हम ये चीज़ ऑन कर सकें। जब तक हम ये ऑन नहीं करेंगे हमारी समझ में नहीं आएगी, आम आदमी तक इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पहुंचेगी। इस तरह से जो आर्ट की प्रमोशन है उसमें यकीनन रुकावटें होगी। तो ये मेरी मुख्तसर सी गुजारिश थी कि इसकी मोबिलाइजेशन और उस पर हुकूमती सतह भी काम किया जाए और निजी सतह पर भी जो है जितने भी सोर्सेज हों इसको प्रमोट करने के लिए बेसिक अवेयरनेस ग्रास लेवल तक ले जाए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया। दोस्तों एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सरदार नज़ाकत साहब से जानेंगे कि हुकूमती सतह पे क्या क्या काम होना चाहिए आर्ट के फ़रोग़ के लिए। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और फ़न मुसव्वरी के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ क्रिसेंट आर्ट गैलरी से हमारे मेहमान मौजूद हैं जो कि तसद्दुक़ सुहेल साहब के ज़िंदगी के जितने भी शाहकार हैं मुसव्वरी के हवाले से उनकी नुमाइश करने का एक इरादा रखते हैं, जिसे आर्ट से प्यार करने वाले लोग, आर्ट की कदर करने वाले लोग बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं और 17 फरवरी का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार भी कर रहे हैं। अच्छा, वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे सरदार साहब, जिन्होंने कहा कि ये हुकूमती सतह पे आर्ट के फ़रोग़ के लिए काम होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमती सतह पे किस तरह इस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया जा सकता है? देखिए फ़हीम, बात ये कि ये जो मेरे लेफ़्ट राइट दोनों हजरात बैठे हुए हैं, आर्ट से जिनकी बहुत डायरेक्ट इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ये मैं उस दिन भी जब लास्ट इनसे हमारी मीटिंग्स हुई, मिनिस्टर साहब की भी मीटिंग हुई, अदी फरियाल साहिबा से भी हमारी मीटिंग हुई, तो उन्होंने यही कहा कि ये लोग हमें गाइड करें कि क्या क्या हमें करना चाहिए। और मैं आपको बिल्कुल इंश्योर कर रहा हूँ कि जैसे ब्रेक में चित्रा भाई कह रहे थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद खुद इतनी आर्ट लवर थी, और फिर आसिफ साहब, फिर हमारी जो जितनी लीडरशिप, और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो पाकिस्तान के अंदर जो भी किसी आर्टिस्ट के हवाले से प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो डायरेक्शन देते हैं कि जाएं और जाके उनसे आप बात करें, उनसे मिलें। मैं इन दोनों हजरात को गवर्नमेंट की सतह पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एज ए मीडिया रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारे दोस्त जिस तरह हमें ब्रीफ करेंगे और ये दोनों इस चीज़ की गवाही देंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिस भी फ़र्द के पास हम अपने मिनिस्टर के पास गए, हम अपनी लीडरशिप के पास गए, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप जो ये काम करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ हमने सपोर्ट करनी है बल्कि ये गाइड करें। मिनिस्टर साहब ने इनको कहा, जो कल्चर मिनिस्टर सिंध हैं सरदार शाह साहब, उन्होंने नासिर शाह साहब को कहा कि जी आप हमें गाइड करें कि हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेट ये है कि जिस तरह गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते चीज़ों से, तो इन लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि ये लोग हमें अवेयर करें, गाइडेंस हमें मिले गवर्नमेंट सतह पे। तो मैं इनको इंश्योर कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह चित्रा प्रीतम साहब की जो जितना काम है हम उसको भी इंशाल्लाह प्रोमोट करेंगे, और मैं अपनी लीडरशिप से रिक्वेस्ट करूँगा कि इंशाल्लाह इनके जितने भी इनके प्रॉब्लम्स हैं, जितने तसद्दुक़ सोहेल साहब के हवाले से जब हमने बात की, तसद्दुक़ सोहेल इतने बड़े वो थे कि लीजेंड थे कि जब जिससे भी हमने बात की तो उन्होंने कहा जी इनको तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हर एक बंदे ने कहा। तो मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल गवर्नमेंट सतह पे मैं इनको इंश्योर कर रहा हूँ, और आप पूरा पाकिस्तान आपके देखने वालों को ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अपनी सतह पे ज़ाती हैसियत में, पार्टी की सतह पे इंशाल्लाह जो ये दोस्त हमारे हमें गाइड करते जाएंगे, दाम दर में सुख ने इंशाल्लाह हम इनकी सपोर्ट करेंगे। जिंदाबाद। जनाब एक कॉलर हमारे साथ इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मिसेज़ हमीद बात कर रही हूँ। मिसेस हमीद, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आपका बहुत अच्छे टॉपिक लेके आते हैं आप। थैंक यू सो मॉर्निंग शो मच। के मकसद यही है कि आम लोगों को पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं। ये क्रिसेंट आर्ट गैलरी बहुत अच्छा काम कर रही है, और इनसे ये पता करना है जो ये नुमाइश कर रहे हैं तो इसमें आम लोग किस तरह शरीक होंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शरीक हों। ठीक है। अभी इस हवाले से बात करते हैं तो एक ब्रेक की आवाज़ मेरे कान में गूंज चुकी है। आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपको बताते हैं। और उसके साथ साथ ये जो किताब है, ये मुसव्वरी के हवाले से किसी भी फ़नकार की जब किसी मुसव्विर की जब किताब आती है तो कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है, और इसमें क्या क्या कुछ होता है आर्ट के दीवानों के लिए, ज़रा इस बारे में भी जानेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। फ़न मुसव्वरी के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है हमारे मेहमानों के साथ, और आज हमारे इस शो में ताउन किया है कैडबरी डेयरी मिल्क ने भी, जिनका कहना है कि कैडबरी डेयरी मिल्क एक मॉडर्न मीठा है, हमारी जो कि हमारी रवायती मिठाई का नेमुल बदल है। जनाब, अच्छा सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसा कि अभी कॉलर थी हमारे साथ, उन्होंने ये कहा कि हम किस तरह उसमें शिरकत कर सकते हैं, जो आर्ट के जो जिसकी कदर करने वाले जो लोग हैं वो कैसे जा सकते हैं इस नुमाइश में, तो इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। मैं आर्ट लवर को वेलकम करता हूं, और हमारी जो बैनर लगे हुए हैं बहुत सारी गैलरीज़ पे, बहुत सारी गैलरीज़ पे हमारे बैनर लगे हुए हैं जिस पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारी वेबसाइट पे हैं, लिंक करें और वहाँ पर हमें कॉल करें और हम कार्ड इनको डिलीवरी कर देंगे पास, विदाउट पास अलाउड नहीं है वहाँ पर।
सिक्योरिटी की वजह से, तो वो हमें कॉल करें, हमको कार्ड उनके घर पे खुद पहुंच जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग हैं वो जाना चाहते जी हैं कोई वो- मुश्किल नहीं, आर्ट लवर के लिए वेलकम है। और सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि विदाउट पास नहीं है, तो हमें कॉन्टैक्ट करके हम पास उनके खुद घर पे पहुंचा देंगे, कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। 17 फरवरी को 17 फरवरी 5:30 बजे है कराची में। जी, कराची मैरियट में है। होटल कराची। कराची मैरियट में, होटल जी, कराची में। 5:30 जी हाँ। ठीक है, बिल्कुल तो सही। इसमें हम इनकी डॉक्यूमेंट एक फिल्म भी दिखाने जा रहे हैं इनकी ज़िंदगी के ऊपर ना, वो अच्छा, भी एक हमने तैयार की है, 25 मिनट की वो है। तो काफ़ी कुछ हम इनके बारे में वहाँ बिल्कुल सही। पब्लिक के लिए पेश करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा नासिर जावेद साहब, ये बताइए कि जो किताब है तसद्दुक सुहेल साहब की ज़िंदगी के हवाले से, जो एक मुसव्वरी की जो किताब है, ये कब लॉन्च करने जा रहे हैं? ये मेरा ख्याल है ये एक इकलौता पीस है जो आपने जी, ये भी फिर अपनी लाइफ में ये हमें ये डमी- साइन करके असल दे में गए ये अपनी डमी लाइफ है। में। हमें ये बुक, उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी बुक बनाई जा, अपनी ज़िंदगी में सारे साइन और पूरा ये करके चले गए। तो उनकी बड़ी एक ख्वाहिश थी कि हमारे लिए एक लाइफ में एक बुक उनकी प्रिंट हो। तो ये देखें वो किस तरह अपनी मेहनत करते थे, आखिरी एज में भी उन्होंने काफ़ी काम किया इसके ऊपर। तो बुक का जो है, बुक हम इस्लामाबाद में लॉन्च करने जा रहे हैं अप्रैल में। ये प्रिंटिंग में गई भी है। ठीक है। तो बुक से क्या है कि हम लोग अपनी जो आने वाले, जो हमारे बच्चे होंगे या आने वाले लोग होंगे, तो बुक के थ्रू इनको जान पाएंगे कि हमारे एक आर्टिस्ट ये भी काम करते थे। तो बुक को इसलिए हम इस्लामाबाद में लॉन्च करने हैं। कराची में हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है, इनका सारा काम महफूज रहेगा जी इसमें पूरा कैद कर देंगे एक पूरी महफूज पेंटिंग्स के को। अलावा भी जो लोग आर्ट नहीं खरीद पा रहे हैं वो किताब से इस प्लेजर को महसूस कर सकेंगे। और इस किताब से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और सीखा जाएगा। और इसीलिए किताब आर्टिस्ट के लिए भी एक संगे मील की तरह है। और इसको इसकी किताब के आने से आर्टिस्ट जिंदा रह जाता है और कहीं ना कहीं वो देखने में मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि पेंटिंग जो है वो एक एक्सक्लूसिव एलिमेंट है, वो हर बंदे की अप्रोच में नहीं है। लेकिन किताब जो है वो उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तसद्दुक सुहेल साहब का काम जो है वो एक पूरी ज़िंदगी है, एक मुसलसल दरियाफ्त का नाम है और एक कड़ी दर कड़ी पेंटिंग्स अपने होने का एहसास दिलाती है। मैं समझता हूँ कि इस काम के अंदर तसद्दुक साहब, क्योंकि हमारे मुल्क के लेजेंड हैं, इन्होंने कोई फरमाइशी काम किया नहीं। इन्होंने वही महसूस किया जो खुद समझा, देखा और उसको पेंट किया। चाहे वो जानवर हों, परिंदे हों, चाहे वो हाथी घोड़े हों, या जिस तरह की भी उनकी फीलिंग्स थी। जैसे फिगर है, क्योंकि जो एलिमेंट है वो एक लाइन है, लाइन एक एलिमेंट है। उस एलिमेंट का इस्तेमाल फनकार किस तरह करता है वो पेंटिंग्स देखकर ही आपको अंदाज़ा हो सकता है कि उस एलिमेंट का ख्याल कहाँ से आ रहा है। जैसे कि मैं कैलीग्राफी करता हूँ, लैंडस्केप करता हूँ। अच्छा, वक्त कम है, इस वाले से बात निकली है तो बता ही दीजिएगा। आपका नाम है चित्रा प्रीतम। मैंने देखा आपके काम में कि आपने काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस्लामिक जो है ना पेंटिंग्स भी बनाई हुई हैं, तो जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया है। तो इस हवाले से थोड़ा सा ज़रा मुख्तसरन बताइएगा। मैं बुनियादी तौर पे तो एक हिंदू घराने में पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब ने मुझे इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो मेरा जो बचपन है वो एक गांव के दरख्त के नीचे टाट पे बैठकर जो मैंने पढ़ा, तो दीनियात और सिपारे भी पढ़े। तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैं आगे चल के कोई कैलीग्राफिक पेंटर बनूंगा या आर्टिस्ट बनूंगा। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया और मैंने जब काम शुरू किया तो मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई और मैंने अलिफ से स्टार्ट लिया। तो अलिफ एक एलिमेंट है और उसका ख्याल जब अरब से आता है, अल्लाह से आता है, तो उसमें एक वादानियत का एहसास होता है। और वो फिर सिलसिला जो है ना वो जुड़ता चला गया और उस अलिफ के अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। मैं असल में एक मज़ार मूसा नवाब मेरे अपने गांव का संजरपुर का है, उसको पेंट करता था। वो एक वाइट गुंबद जो है उसका मंजर जो है ग्रीन रेड ज़मीन ब्लू स्काई, उसमें मुझे एक वादियानियत का एहसास हुआ और मैं उसको अल्लाह की मोटिफ में कन्वर्ट करता चला गया और यूँ कैलीग्राफी मैंने पेंट की। और मेरी कैलीग्राफी रीडेबल है, एहतराम के लायक है। दुनिया में ऐसा काम कहीं और नहीं मिलेगा। ये आप पेंटिंग मेरी देखकर आपको एहसास होगा। सर मैं जानता हूँ मैं कर लूँ। देखें, जो आर्टिस्ट होता है उसका कोई मतलब उसको कोई मज़हब की कैद नहीं होती। चित्रा भाई की जितनी पेंटिंग्स हैं उसमें भी यही चीज़ है कि कोई ये हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन
इस्लाम के हवाले से इन्होंने पेंटिंग बहुत सारी की है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के काम होने चाहिए और आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती, कोई मज़हब नहीं होता। थैंक यू सो मच। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नासिर जावेद साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अप्रिशिएट करते हैं कि आप जो फ़न है उसको प्रमोट करने के लिए दिन रात जो एक कर रहे हैं। सरदार नज़ाकत साहब, आप माशाल्लाह एक सियासी शख्सियत होने के साथ साथ आर्ट के एक दिलदादा भी हैं, ये हमें आज पता चला, और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। सर, आप हमारा असासा हैं। अल्लाह ताला आपको एक लंबी ज़िंदगी दे और इसी तरह आगे बढ़ के काम करने की हिम्मत दे। 17 फरवरी मैरियट होटल कराची में जनाब ये नुमाइश होने जा रही है। तसद्दुक़ सुहेल साहब के एक जो काम है, जो एक लेजेंड, एक मुसव्विर गुजरे, आज हम में नहीं है, उनका काम हम में है और हमेशा रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।